तो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोजेक्ट एवेल्युएशन में जो चीज़ें कवर की थी वो सबसे पहले हमने कवर किया था बिजनेस केस। इसमें हमने ये कहा था कि बिजनेस केस हमारा जो है वो प्रोजेक्ट बनने से प्रोजेक्ट से जी जी मैम प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन आफ्टर मिड से प्रोजेक्ट एवेल्युएशन इसके अंदर ही आती है। ये प्रोजेक्ट की एवेल्युएशन ही है, यानी बिजनेस केस प्रोजेक्ट एवेल्युएशन का एक पार्ट ही है। प्रोजेक्ट एवेल्युएशन क्या होता है, मतलब ये प्रोजेक्ट बनने से पहले भी होती है और बाद में भी। प्रोजेक्ट जैसे आप लोगों को तो वैसे छेड़ना ही नहीं है मैंने वैसे जैसे स्टूडेंट प्रोजेक्ट लेता है जी जी फाइनल ये मिड सिलेबस है, मिड्स के बाद का सिलेबस है, नहीं 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 नहीं, ये अंदर ही है, ये देखें। मिड्स के अंदर है हाँ ये इवैल्यूएशन। है 6 वाला पॉइंट है ये। हमने 7 पॉइंट तक करना है। हमने 8 तक करना है, जिसमें से 7 मैंने छोड़ दिया हुआ है। ये 8 मैंने कराया हुआ है ना, जिसमें हमने कोकोमो कर लिया था। यस मैम। तो हमारे टोटल 8 पॉइंट्स हैं और 8 ही बनते हैं हमारे मिड से पहले, लेकिन हमने उसमें से 7 पढ़ा है लेकिन स्किप कर दिया है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है हमने, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 7 स्किप कर दिया है। और हमने 1 to 8 7 स्किप करके ये बनते हैं हमारे पास। और फिर ये नीचे 9 से फिर हमारा फाइनल का सिलेबस होगा। ठीक हो गया। मैम स्लाइड्स के अलावा भी अगर हम टॉपिक्स को देख लें और नेट से तैयार कर लें तो भी हो जाएगा। तब भी ठीक है, लेकिन चूंकि आपका वो चीज़ होती है जब आपने क्या नाम है उसका कोई कम्प्रिहेंसिव एग्जाम देना हो ना जैसे। लेकिन चूंकि अब आपके हैं एमसीक्यूज, ठीक है, वो या तो आपका गलत होता है या सही होता है, उसमें ये बात है। वो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयारी करेंगे उसमें ये होता है कि आपने कुछ जैसे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, 5 नंबर का पूछा गया क्वेश्चन, उसमें आप थोड़ा बाहर से लिख भी दें तो इट्स ओके। मतलब वो आप बाद में एक्सप्लेन कर देते हैं कि सर ये मेरा ये कहने का मतलब था, या कुछ आपका बन जाता है 2-3 नंबर। इसमें असल में 2-3 नंबरों वाला हिसाब नहीं होता, या तो 1 नंबर आएगा या चला जाएगा। दैट्स वाई मैं प्रेफर करूंगी, क्योंकि मैंने जो एमसीक्यूज बनाने हैं वो पेट स्लाइड्स के अकॉर्डिंग बनाऊंगी। ठीक है, एक चीज आप कहीं बाहर से पढ़ते हैं तो आप उसका मतलब कोई और ले लेते हैं, स्लाइड्स में वो चीज किसी और तरह से लिखी हुई है। ठीक है, तो वो फिर मिक्सअप हो जाएंगी चीजें। मैं इसलिए आपको प्रेफर कर रही हूँ कि आप स्लाइड्स को ज्यादा प्रेफर करें, क्योंकि एमसीक्यूज यहाँ से बनेंगे तो एमसीक्यूज या तो आपका ठीक हो जाए या गलत हो जाएगा। ठीक है मैडम। और मैडम ये थ्योरेटिकल ही होगा ना पेपर? पिछली दफा हमारा ऐसे हुआ था कि क्रिटिकल उस तरह के कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मैथमेटिकल थे जिनको कैलकुलेट करना पड़ना था मैथ से रिलेटेड। हाँ, वो तो इसमें जैसे आज की स्लाइड्स है ना, उसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल है, वो थोड़ा सा आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन वो इतनी ज्यादा मैं कैलकुलेशंस नहीं देती। क्यों? क्योंकि मुझे भी पता है कि अगर 30 मार्क्स हैं तो 30 ही मिनट है। 1 मिनट होता है। हाँ, वो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि 1 मिनट में सॉल्व हो जाए। यस मैम। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम भी दिए थे। मतलब मेरे पेपर्स में ये इशू नहीं आया था कि मैंने जो है ना वो पेपर अटेम्प्ट ना हो सका बच्चों से। पूरा पेपर पूरा अटेम्प्ट हो चुका था, बच्चों से हो जाता है, क्योंकि पेपर बनाते हुए मैं इस चीज को ख्याल रखती हूँ कि ऐसा एमसीक्यूज दिया जाए जिसको 1 मिनट में सोच लिया जाए। ठीक है इसमें मैडम। पड़ा हुआ है। और मैडम फाइनल के बारे में सर ने कुछ बताया? जैसे हमारा तो हुआ था 25 मार्क्स का वाइवा और 25 मार्क्स के एमसीक्यूज। तो फाइनल अगर तो ऐसा यूनिवर्सिटी ओपन नहीं होती तब तक तो ऐसे ही होगा, वाइवा और एमसीक्यूज। और अगर यूनिवर्सिटी ओपन हो जाती है तो फिर फिजिकल भी लेने के चांसेस हो सकते हैं। वो उसके बारे में अभी जो है ना वो ठीक है। नोटिफिकेशन आया नहीं है। ठीक। ठीक है मैम। तो बिजनेस केस हमने स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट एवेल्युएशन में, यानी प्रोजेक्ट एवेल्युएशन इस टॉपिक का नाम है कि हम प्रोजेक्ट को एवेल्युएट कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो बनने से पहले और प्रोजेक्ट बनने के बाद उसकी एवेल्युएशन। बनने से पहले हम एवेल्युएट इसलिए करते हैं कि क्या हम ये कर सकते हैं और हमारे लिए फिजिबल रहेगा या नहीं। और प्रोजेक्ट बनने के बाद हम उसे एवेल्युएट करते हैं इसलिए कि हमने इससे जो बेनिफिट था वो अचीव किया है या नहीं, मतलब ये हमारे लिए प्रोजेक्ट ठीक रहा या नहीं। तो प्रोजेक्ट की एवेल्युएशन प्रोजेक्ट बनने से पहले भी होती है और प्रोजेक्ट बनने के बाद भी।
ठीक है, लेकिन दोनों के सिनेरियोस फर्क हैं। जो बिजनेस केस हमने डिस्कस किया था वो था प्रोजेक्ट की एवेलुएशन अब प्रोजेक्ट बनने से पहले, ठीक है, जिसे हम फिजिबिलिटी स्टडी भी बोलते हैं, ठीक, जिसमें हमने कहा था कि हम इसका बैकग्राउंड, मार्केट, बेनिफिट, कॉस्ट, ये सारी चीजें ये हमने डिटेल से डिस्कस की थी, ये हम सारी चीजें करते हैं। और प्रोजेक्ट बनने के बाद फिर आपको हमने कहा था कि हम उसकी पोर्टफोलियो बनाएंगे, यानी प्रोजेक्ट की प्रोफाइल, जिसमें हम मेंटेन करेंगे कि हमारी कितनी कॉस्ट लगेगी, किस टीम मेंबर ने किया था, मतलब जो जो चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन रखना चाहती है सेफ एक प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, वो एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के अंदर हम स्टोर कर देते हैं ताकि हमें, और फिर उस डेटाबेस को हम अपडेशन भी करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोफाइल एक दफा बना ली और फिर उसको हमने ऑप्टिमाइज ही नहीं करना, प्रोफाइल की भी ऑप्टिमाइजेशन और मैनेजमेंट होती है, यानी प्रोजेक्ट की जो प्रोफाइल बनती है उसकी भी ऑप्टिमाइजेशन और मैनेजमेंट होती है, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। आज हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये भी प्रोजेक्ट की एवेल्युएशन में ही आता है, प्रोजेक्ट एवेल्युएट करना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इसमें ये होता है कि ये हम क्यों करते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो हम देखते हैं कि हम किस टाइप का प्रोजेक्ट लॉन्च करें, उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी और कितना बेनिफिट हम अचीव करेंगे। या आपके पास फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज है, अब आप ये सोचते हैं कि मैं किस बिजनेस में इन्वेस्ट करूं कि मुझे मैक्सिमम बेनिफिट हो, ठीक है। तो आप उसके लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं ना, कि कितनी कॉस्ट किस बिजनेस में लगाने पे कितना बेनिफिट हो सकता है। वो 1 लाख रुपए के मैं अंडे लेके बेचूं, वो 1 लाख रुपया मैं बैंक में रखवा दूं, वो 1 लाख का मैं क्या करूं, मतलब आप मतलब हिसाब लगा रहे होते हैं इन चीजों का, कि कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, अच्छा मुझे मंथली इतना आएगा, मैं इतने सेल करूं, इतनी चीज, वो आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, ठीक है। ऐसे ही प्रोजेक्ट का भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है कि हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर कितनी कॉस्ट लगाएं तो हम उससे कितना बेनिफिट ले सकते हैं। जो कॉस्ट हम एक्सपेंड करते हैं मोस्टली प्रोजेक्ट्स के ऊपर, वो हमारे 3 तरह की होती है। डेवलप करने की कॉस्ट, सेटअप लगाने की कॉस्ट, सारी सी बात है, जहाँ वो प्रोजेक्ट चलना है वहाँ भी कुछ चीजें रिक्वायर्ड होंगी, ऑब्वियसली वहाँ लाइट रिक्वायर्ड होगी, वहाँ पे सिस्टम रिक्वायर्ड होगा, वहाँ पे आपने कोई हार्डवेयर यूज करनी थी, वो रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। और आपने कोई इमेज प्रोसेसिंग का काम किया है, वहाँ पे कैमरा रिक्वायर्ड होगा, सेटअप कॉस्ट। देन ऑपरेशनल कॉस्ट, ऑब्वियसली उसको ऑपरेट करने की भी कॉस्ट होगी, मेंटेनेंस उसकी कॉस्ट होगी, इसके बीच में मतलब डिफरेंट कॉस्ट आ जाती हैं, जो हमारी जो जो हमारे एक्सपेंस होता है किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए और उसको चलाने के लिए, ठीक है, चलाने के लिए भी। फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जितनी कॉस्ट हमने लगाई है, इस कॉस्ट से हम बेनिफिट कितना ले सकते हैं, ठीक है, कितना बेनिफिट, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। और बेनिफिट पता है क्या, ग्रेटर देन कॉस्ट ही होता है हमेशा। देखिए आपके पास 1 लाख रुपया था, आपने किसी कारोबार में लगाया, आपको वापस भी 1 लाख आ गया, आपको बेनिफिट हुआ है? क्या सोचते हैं आप कि बेनिफिट हुआ है कोई? नो मैम, नहीं हुआ। नो मैम। कोई बेनिफिट नहीं हुआ। 1 लाख तो आपके पास पहले भी था, वो 1 लाख आपने लगाया भी, 1 लाख आपको वापस मिल गया, कोई बेनिफिट नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए वो बल्कि आपको लॉस हुआ है इन टर्म ऑफ टाइम, टाइम सारा वेस्ट हुआ आपका, इतना ज्यादा एफर्ट वेस्ट हुई जो आपने लगाई, आपको कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। यानी बेनिफिट हमारा हमेशा कॉस्ट से ग्रेटर होना चाहिए। इवन आपको 1,10,000 भी मिलता है ना वापस, तो हम कहते हैं अच्छा मेरा 10,000 चलो बेनिफिट ही है, वो 10,000 आपका बेनिफिट होता, 1 लाख आपका बेनिफिट ना होता, क्योंकि वो तो आपने जो है ना वो आपके पास पहले ही था, वो आपने एक्सपेंड किया था उसे। ये चीज हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं यूजिंग नेट प्रॉफिट। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन टाइप चीज है लेकिन बहुत आसान है। इसमें वही है कि नहीं आपके नहीं पास मैम, जो इन्वेस्टमेंट करनी है, हम्म, जो इन्वेस्टमेंट करनी इन्वेस्टमेंट है जितनी अमाउंट आती है तो वो आपका वो बेनिफिट नहीं है। नहीं है, क्योंकि वो तो आपने इन्वेस्ट की ना, वो आपको वापस मिल गई। अगर आप वो इन्वेस्ट ना भी करते तब भी वो आपके पास रहती ना, वो आपके पास से चली तो ना जाती, वो तो आपके पास तब भी होती अगर आप इन्वेस्टमेंट ना करते। आपने इन्वेस्टमेंट क्यों की थी कि मैं 1 लाख से ज्यादा कुछ कमाऊं, क्योंकि 1 लाख तो आपके पास पहले ही था, ठीक है। ये उसी तरह से नेट प्रॉफिट इसको बोलते हैं, इस टर्म को मतलब नेट प्रॉफिट बोलते हैं। कैसे?
आपके पास कोई कैश अमाउंट है, ठीक है, और आप इस कैश अमाउंट को किसी बिजनेस पे लगाते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट पे लगाते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ईयर 0 हम उस ईयर को कहते हैं जिस ईयर में हमने ये वैल्यू किसी प्रोजेक्ट के ऊपर लगाई, ये कॉस्ट किसी प्रोजेक्ट पे लगाई। आपके पास 1 लाख रुपए था, आपने किसी भी प्रोजेक्ट पे ये लगा रहे हैं, ईयर 0 में आपने लगाया, पैसा सारा लगाया, ठीक है। ये वो साल है जिसमें आपने पैसा लगा दिया सारा, ठीक, आपने मतलब प्रोजेक्ट बनाया। फिर ईयर 1, जिस 1 में आपने वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, सेटअप किया, मतलब काम शुरू हो गया आपका, ठीक है, और आपको उस पूरे साल में 10,000 रुपए मिले, ठीक है, मिले 10,000 आपको, आपने कमाए। 1 लाख तो चला गया आपका क्योंकि वो तो आपने इन्वेस्ट कर दिया, 10,000 आपने कमाया। दूसरे साल में फिर आपने 10,000 अर्न किया, तीसरे साल में फिर 10,000, चौथे साल में आपने 20,000, पांचवें साल में आपने 1 लाख, 1 लाख आपने कमाया। अब हमने पांचवें साल के बाद हमने कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट कि अच्छा मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है अब तक। तो अब तक के सालों का आप सारा प्लस कर लें, देखें 10, 10, 20, 30, 40, 50 और 150 लाख, 150 लाख 5 सालों में उसको मिला। अब प्रॉफिट कितना बनता है उसका? 150 लाख में से आप 1 लाख तो माइनस कर लेना, क्यों? क्योंकि ये तो आपने लगाया था, ठीक है। बाकी कितना बचा? 50,000। 50,000 इज योर नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये चीज क्लियर है? ये पहले मैंने आपको सिंपल एग्जांपल से बताई, अब ये मतलब जो है वो एक वे है इसको कैलकुलेट करने का नेट प्रॉफिट को। ये आप ईयर 3 के बाद कैलकुलेट करते हो तो आपका 10, 20, 30,000 होता है और आप -70 इज योर नेट प्रॉफिट, यानी आप लॉस कर रहे हैं 70,000 का अभी भी। यहाँ पे 5वें साल के बाद आपने चले 50,000 तो कमा लिया ना, 50,000 इज योर नेट प्रॉफिट, ठीक हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी भी बच्चे को तो पूछ ले। लेकिन मैम प्रॉफिट कम हुआ है मैम। हाँ, कम ज्यादा की बात नहीं, हम तो सिर्फ सीख रहे हैं ना है ये कितना प्रॉफिट हो रहा है। ये कोई मैम, बिजनेस ही ये ऐसा मठा किया होना है इसने। मैम इसकी कोई मैडम लिमिटेशन दालल होती में प्रॉफिट हो तो, मतलब कि वो कॉस्ट बेनिफिट हो रहा है, यानी कि हमारा बिजनेस जो है सक्सेसफुल है, इसकी कोई नहीं, लिमिटेशन इसके है? लिए कोई पैरामीटर नहीं डिफाइन, इसके लिए कोई भी पैरामीटर नहीं डिफाइन के अगर आपको इतना बेनिफिट होता है तो इट्स मीन के आप का प्रोजेक्ट अच्छा है। ये डिपेंड करता है सेटिस्फेक्शन पे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कुछ लोग देखें, कुछ लोगों को कुछ लोग बैंक में पैसे रखवा के ईयरली प्रॉफिट ले रहे होते हैं या मंथली प्रॉफिट ले रहे होते हैं, वो 10% देता है बैंक। बैंक में अगर आप 1 लाख रुपया रखवाएं ना तो 1 साल तक पड़ा होना चाहिए, तो वो आपको 1 लाख के पीछे 1 साल बाद 10,000 देते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग वो नहीं करते क्योंकि आपको पता है हमारे लिए वो सूद में आ जाती है चीज, हम लोग उस चीज को प्रेफर नहीं करते। कुछ लोग ऐसे कारोबार में लगा देते हैं कि 1 लाख रुपए आपने कारोबार में लगाया है तो आपको मैं हर महीने 1 लाख के पीछे जो है ना वो मतलब 1 लाख के पीछे 3,000 दूंगा या 2,000 दूंगा। ये होती हैं, ये सेफ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इन्हें सेफ इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि आपने इन्वेस्ट किए पैसे और आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है साथ ही कैसे कि मैंने जो बैंक में रखवाए हैं ना, मुझे जो 10,000 आ रहा है, मतलब मेरा मेरा वो 1 लाख गया नहीं है जो मैंने बैंक में रखवाया है, वो 1 लाख भी मेरा सेव है, ठीक है। मतलब मैं वो जब मर्जी निकलवा सकता हूँ, प्लस 1 लाख के ऊपर मुझे 10,000 मिला। लेकिन यहाँ प्रोजेक्ट्स में लगाने से क्या होता है कि आपकी अमाउंट एक दफा चली जाती है, लेकिन इनमें फिर आप कंपेयर करते हैं कि जो सेफ इन्वेस्टमेंट है उनमें प्रॉफिट कम होता है, जो आपके पास इस तरह से आप पैसे लगा देते हैं किसी बिजनेस में, वहां आपके पास प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आपको जो है ना वो अगर आपने 1 लाख कमाया था, आपको 5 साल बाद अगर 5 लाख मिला है तो डेट्स मीन आपका 4 लाख नेट प्रॉफिट है, तो ये आपका बहुत अच्छा बिजनेस है। इसकी ये कोई लिमिटेशन नहीं, क्योंकि हर पर्सन के हिसाब से, हर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से और हर प्रोजेक्ट के लिहाज से ये चीज डिफरेंट होगी, ठीक है। कोई छोटा बिजनेस कर रहा है उसके लिए प्रॉफिट भी कम होगा, कोई बड़ा टाइप ऑफ बिजनेस किया है, बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए बेनिफिट भी ज्यादा ही होगा। ये तो नेट प्रॉफिट हो गया, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड। और देखें यहाँ से एक और बात भी कि जब भी आप कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं ना, तो आपके स्टार्ट में ना उसका प्रॉफिट हमेशा कम होता है। जैसे जैसे वो बिजनेस जो है ना अपनी स्पेस बनाता है, वैसे वैसे उसका प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। जैसे देखे ना, जूम के बारे में किसी को पता ही नहीं था। कुछ ऐसे हालात वाकयात हुए कि अब जूम जो है ना वो टॉप एप्स के अंदर आना शुरू हो गया। हमें तो पता ही नहीं था जूम का। ठीक है, तो इस तरह से देखे अब इसके ये जो है ना टॉप अर्निंग एप्स के अंदर इसका नाम आता है जूम का। तो ये है इस, यानी पहले वो लगता है कुछ भी नहीं कमाते होंगे, क्योंकि बहुत कम लोग, पता ही नहीं होता था लोगों को जूम के बारे में। और अब देखें पूरी दुनिया जानती है इस ऐप को। तो कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिश करें तो बहुत मतलब टाइम लग जाता है उस बिजनेस को बेहतर प्रॉफिट की तरफ आने में। लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है उन चीज़ों का, आहिस्ता आहिस्ता लोग यूज़ करना करते हैं। अगर वो अच्छी चीज़ है तो ऑब्वियसली उसका बेनिफिट ज़रूर मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड क्या होता है? ये वो टाइम है, दिस इज द टाइम इट टेक्स टू स्टार्ट जनरेटिंग अ सरप्लस ऑफ इनकम ओवर आउटगोइंग। यानी कितने टाइम पीरियड बाद आपको आपकी अमाउंट के ऊपर इजाफी अमाउंट मिलना शुरू हुई है। ठीक है, कितना टाइम आपको लगा है। ठीक, वो जो अमाउंट ऑफ टाइम है ना, वो जो टाइम पीरियड है, वो आपका कहलाता है पे बैक पीरियड। उसको हम ऐसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे 0 ईयर में हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया, हमें रिकवरी कुछ भी नहीं हुई, रिकवर नहीं हुआ हमारे पैसे। ठीक है, लगे ही हैं सारे। दूसरे साल में हमारे 10,000 रिकवर हो गए, मतलब 1 ईयर में, और पीछे हमारी रिकवरी रहेगी 90 की। तीसरे साल में फिर 10,000 रिटर्न हुए, यानी 2 ईयर में, और हमारी 80,000 रहेगी रिकवरी, मतलब 20 हमें मिल गया, 80 रह गया। तीसरे साल में फिर 10,000 हुए और हमारे 70 रह गए। चौथे साल में, फोर्थ ईयर में, हमारे पास 20,000 जो है वो हमें मिला। ठीक है, और बकाया हमारे कितने रह गए? 50। पांचवें साल में हमें 1 लाख मिला और हम पॉजिटिव में आ गए। ठीक है, यानी हमारी रिकवरी भी होगी पूरी, प्लस हमें सरप्लस अमाउंट मिलना शुरू होगी, यानी हमारी अमाउंट से ज्यादा। ठीक है, हम पॉजिटिव में आ गए। तो ये ऑलमोस्ट कितना टाइम पीरियड बना हमें किसी मतलब पॉजिटिव में आने के लिए? 5 years. 4.5। 5 में तो हम चले गए ना, 5 में तो हम ऊपर चले गए। तो 4.5 साल तकरीबन पीरियड बनता है हमारा, जिसमें हम जो है 4.5 ईयर्स, जिसमें जो हमने टाइम लिया है नेगेटिव से पॉजिटिव में आने के लिए। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव में आने के लिए, दैट्स कॉल्ड पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड। ठीक है, इस पे बैक पीरियड को आप ऐसे जो है ना टेबल से भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो इसको फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पे बैक पीरियड, इसमें भी उसने द पे बैक पीरियड जो है ना वो 4.5 ईयर कैलकुलेट किया है। ठीक है, दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज द लास्ट ईयर इन विच द अकोमोलेटेड कैश फ्लो वाज नेगेटिव। आखिरी ईयर जिसमें आपका नेगेटिव था वो आपको चाहिए, और वो ईयर था हमारा 4। ठीक है, 4 ईयर जिसमें हमारा क्या था? नेगेटिव था। तो ये 4 लिया है हमने, और उसके बाद प्लस करना है इसको एब्सोल्यूट कम्युलेटेड कैश फ्लो एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर। एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर में हमारा जो है ना वो कम्युलेटिव कैश फ्लो कितना? 50,000 था। ठीक है, वो 50,000 आपने लिया, डिवाइडेड बाय कैश फ्लो फॉर द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर कैश फ्लो हमारा कितना हुआ? ये 10,000। तो पिछले सालों तक 50 था, नेक्स्ट में 1 लाख, 10 नहीं है 1 लाख है। ठीक है, और इसको आप कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करने के बाद द कैश फ्लो इज कांस्टेंट थ्रू द ईयर इन क्वेश्चन, ये कुछ ये अमाउंट बनती है हर मंथ में ना, 8,033 जो है ना वो हमें वापस मिल रहा है 5 ईयर्स का, अगर हम हिसाब लगाएं तो। ठीक, और ये बेहतरीन तरीका है वैसे टेबल से कैलकुलेट करने का। फिर अगर आपने इसमें देखना है कि आपको हर महीने कितना हर ईयर कितना रिटर्न हुआ है, हर ईयर। ठीक है, हर ईयर आपको कितना रिटर्न हुआ है, मतलब 5 ईयर के बाद आप चेक करना चाहते हैं कि मेरा जो है ना वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेट क्या है।
जिसे ROI बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि बैंक या दूसरी कंपनीज आपसे अमाउंट ले लेती हैं और आपको आपकी अमाउंट का 5% 10% ईयरली वाइज देती रहती हैं। वो आपको घर बैठे पैसे मिलते रहते हैं ईयरली वाइज। तो वो आप अपने बिजनेस का भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो हमें कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देता है। ठीक है, नाम से देखना जरा इसका, मैम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जितनी इन्वेस्टमेंट की है उसका कितने परसेंट रिटर्न हो रहा है, ठीक है, कितने परसेंट। ठीक, अब उसमें वो किसी भी ईयर तक का आप निकाल सकते हैं। उसमें इसका ये फार्मूला है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम इसी का निकालते हैं। अब इसमें क्या है, 5th ईयर में हमने चेक करना है, ये 5वें साल में हमने ऊपर लिखना है एवरेज एनुअल प्रॉफिट। यहाँ तक हमें कितना प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, यहाँ तक 5वें साल तक हमारा प्रॉफिट कितना था, कितना प्रॉफिट था हमारा 5वें साल में? 50,000 मैम। 50,000। और 1 साल का कितना बना? 10,000 साल ना। का 5 नहीं 10,000 10, सॉरी। 50,000 को 5 पे डिवाइड किया तो हमारा 10,000, यानी हर साल का 10,000 बन गया। निकालना भी हमने क्या था, एवरेज एनुअल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट। तो ये हमारा हर साल का बन गया 10,000। ठीक, अब हमने यहाँ पे लिखना है 10,000 ऊपर, नीचे टोटल इन्वेस्टमेंट हमने टोटल कितनी की थी, हमने 1 लाख। टोटल हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया था ना स्टार्ट में, तो टोटल 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 10%। हमें हर साल का तकरीबन 10% रिटर्न हो रहा है, 10%। ठीक है, हर साल। फिर हम इस चीज से एनालाइज करते हैं कि अगर एक बिजनेस भी हमें 10% ही दे रहा है साल का, तो हम क्यों एफर्ट करें। हम किसी और जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं जहाँ सेफ ट्रेड्स होती हैं, यहाँ सेफ इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें वो पैसे ले लेते हैं आपसे और आपसे टाइम पीरियड ले लेते हैं 5 साल का। 5 साल में आपको हर साल 10% रिटर्न करते रहते हैं और लास्ट पे आपको आपकी अमाउंट भी दे देते हैं, मतलब अमाउंट भी आप कभी भी ले सकते हैं। ठीक है, और अगर एक बिजनेस भी आपको 10% देता है तो फिर आप कहते हैं छोड़ो बिजनेस को, हम उधर जाते हैं। अगर बिजनेस आपको 30% दे रहा होता तो फिर आप बिजनेस की तरफ मूव कर जाते हैं। अच्छा, ये बिजनेस जो है वो इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हर साल देता है, ऑब्वियसली ज्यादा बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि हम उधर मूव कर जाते हैं बिजनेस की तरफ। तो इस तरह से हम जो है ना वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का, कि फलां प्रोजेक्ट हमें कितना प्रॉफिट दे रहा है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हर महीने या हर साल की कितनी है, दूसरा प्रोजेक्ट कितने दे रहा है, तीसरा प्रोजेक्ट कितने दे रहा है, चौथा प्रोजेक्ट कितने दे रहा है, और हमें फिर इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए। ठीक है, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट अडॉप्ट करना चाहिए, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो रिटर्न करे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये तो हमारे मैम ये पास। प्रीवियस स्लाइड मैम जी जी, इसको एक्सप्लेन कर दूं। ये जो 50,000 ये स्लाइड पे मैम जो लिखा हुआ है 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, जी जी, ये 50,000 प्रॉफिट वाला है या ये वाला है, ये है 50,000 हमारा, ये कि ये अब तक कितना बना है 4 सालों में, आपका कितना कमुलेटिव, कमुलेटिव का मतलब होता है सारा इकट्ठा कैलकुलेट कर लो 4 सालों का। वो जो कैलकुलेशन कर रहे थे ना मैम वो नेक्स्ट स्लाइड पे हाँ यही ना, यहीं पे कैलकुलेशन हो रही है ना, नहीं इस स्लाइड पे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं